नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2017 में पूछे गए गणित का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी वर्षों में पूछे गए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो किसी भी दी गई संख्या में जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछे, चूंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है तो सिंपली जिसका भी पूछेगा उसको आप एज इट इज उतार लीजिए और उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दीजिए, यही आपका स्थानीय मान होगा। हालांकि नियम तो ये कहता है कि 8365 में से अगर 3 का स्थानीय मान निकालना है तो इसका मतलब ये होता है कि 3 की देखिए ये इकाई दहाई सैकड़े, सैकड़े के स्थान पर 3 है तो 3 गुणे इसमें सैकड़े से गुणा कर देंगे यानी कि 300 आएगा। ठीक है, और आप डायरेक्टली इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 3 का स्थानीय मान निकालना था तो एज इट इज पहले 3 लिखिए, उसके बाद एक अंक ये, जितने अंक होंगे उतने जीरो आप लगा दीजिए, उत्तर हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर ब में दिया गया, ऑप्शन नंबर ब इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम क्या होता है, तो किसी भी दी गई संख्या का, जैसे मान लीजिए 5 है तो इसका व्युत्क्रम निकालने के लिए 1/5 कर देंगे तो ये इसका व्युत्क्रम हो जाता है। या फिर कोई भिन्न में संख्या दी गई है, मान लीजिए 4/3 दिया गया है तो इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 1 फिर ये पूरी भिन्न उठा करके रख देंगे। अब ये देखिए 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा और नीचे 4 बचेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3/4। यानी कि किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम अगर पूछे, जैसे 4/3 है तो इसका अंश को हर में और हर को अंश में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए इसका जो हर है इसको अंश में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और अंश को जब हर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग व्युत्क्रम निकालते हैं। पहले विकल्प में देखिए दिया गया है 1/3 और दूसरा दिया गया है 3/9। मान लीजिए इसको काट देते हैं 3 से तो 3 एकम 3 और ये 3 त्रिका 9, यानी कि 1/3 क्या 1/3 का व्युत्क्रम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब 1/3 का व्युत्क्रम निकालेंगे हम लोग तो क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ब देखिए 1/5 दिया गया और दूसरा 5/10 दिया गया। 5 अगर हम लोग काट भी दे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या 1/5 का व्युत्क्रम 1/2 है? नहीं है, बल्कि 1/5 का व्युत्क्रम 5 होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से द वाला विकल्प देखिए 4/8 और 1/2 दिया गया। अगर 4 से हम लोग काट दे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 क्या 1/2 का व्युत्क्रम है? नहीं है, क्योंकि 1/2 जब 1 करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2 आना चाहिए था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 100 देखिए 5/6, 6/5, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। देखिए 5/6 को जब हम लोग एक में 5/6 से भाग देंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा यानी 6/5 बचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब है। देखिए 6/5 और ये 5/6 है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है 2.4 गुणे 0.5 का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए 2.4 और ये 0.5 जब हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए 5 चौक 20 का 0 हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। और कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 1 और ये 2 अंक पर, तो 1 2 यहाँ पर दशमलव लग गया यानी 1.20 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर ब इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए 5x + 7x - 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x और ये है 7x और ये है -3, तो 7x + 5x बराबर कितना हो जाएगा, 12x - 3। 12x - 3 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 100 में बात की गई है, 12x - 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से वृहत कोण है। वृहत कोण किसे बोलते हैं, तो कोई भी एक ऐसा कोण जो कि 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो उसे हम लोग वृहत कोण बोलते हैं। ठीक है, 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होना चाहिए। तो देखिए ये 180 अंश से छोटा है तो उत्तर नहीं होगा, ये 90 से छोटा है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ये देखिए द वाला 180 अंश के बराबर है, मैंने आपको क्या बोला, 180 अंश से बड़ा होना चाहिए, तो ये बराबर है तो उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 100 देखिए 305 अंश इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, जो कि 180 अंश से बड़ा भी है और 360 अंश से छोटा भी है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100। दोस्तों यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठा प्रश्न पूछा गया है कि 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो गुणनखंड तो आप लोग जानते हैं, अभाज्य क्या होता है, तो किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 40 में लिख रहा हूँ तो इसका गुणनखंड आप 20 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये अभाज्य गुणनखंड है? नहीं है, क्योंकि ये संख्या को फिर भी हम लोग 20 जो है वो एक तरीके से अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा। तो
40 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो इस प्रकार से लिखना होगा। देखिए 2 गुणे 5। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 40। यहां पर देखिए ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है। यानी कि इस प्रकार से आपको गुणनखंड करना है छोटी से छोटी संख्या में, ताकि वह केवल स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। इसे ही अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है? 15 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 में क्या जोड़ दें कि 20 हो जाए, तो मैं मान ले रहा हूं कि 10 में x जोड़ दीजिए तो 20 हो जाएगा। तो x का मान आप कैसे निकालते हैं? 20 में से 10 को घटा देते हैं तो हमें 10 जोड़ना होगा। अब यही हमसे पूछा जा रहा है कि x माइनस वाई में क्या जोड़ दे। तो मैं मान ले रहा हूं कि यहां पर k जोड़ दिया जाए। तो देखिए x माइनस वाई में मैं k को जोड़ दे रहा हूं, तो हमें मान लीजिए कि इतना मिल गया 2x प्लस वाई। अब k का मान हमें निकालना है, तो k को इधर ही रहने देते हैं और यहाँ पर देखिए ये 2x प्लस वाई और ये जो है पूरा ब्रैकेट जो है इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस वाई। अब माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई और ये हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस वाई। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2x प्लस में है, यहाँ पर x माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? x और ये देखिए y प्लस में है, ये भी y प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? 2y। यानी कि x प्लस 2y अगर इसमें इतने में जोड़ देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा x प्लस 2y जोड़ने पर। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। देखिए सम चतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन क्या इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का है? नहीं है, तो सम चतुर्भुज उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें वर्ग की, तो देखिए वर्ग में क्या होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। तो दिए गए प्रश्न में कि वह कौन सा चतुर्भुज होगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलेंगे? ऐसे चतुर्भुज को वर्ग बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दो संख्याओं का मौसा 16 दिया गया है और उनका गुणनफल 6400 दिया गया है, तो उनका लौसा क्या होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दो संख्याओं, मान लीजिए पहली संख्या n1 है और दूसरी संख्या n2 है, तो दोनों संख्याओं का जो गुणा होता है वो उनके मौसा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF और उनके लौसा यानी LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। ठीक है। अब हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा डायरेक्ट दे दिया गया है 6400। देखिए उनका गुणनफल हमें 6400 दे दिया गया, तो n1 गुणे n2 के जगह पर क्या रख देंगे? 6400। और HCF ध्यान दीजिएगा, मौसा को HCF बोलते हैं। कितना दिया गया? 16 दिया गया। तो हमसे LCM पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर LCM हमसे पूछा जा रहा है। 16 से इसको काटेंगे तो 16 चौक 64 और 2 जीरो और लग जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? 400। इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या उससे अगली संख्या होती है। जैसे कि मान लीजिए 5 का मैं उत्तरवर्ती बोलूं तो 5 से अगला अंक कौन सा आएगा? 6 आएगा, तो 5 का उत्तरवर्ती 6 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई संख्या x है तो उसका उत्तरवर्ती क्या होगा? x प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि जो संख्या दी गई रहेगी उसका अगला संख्या जो होता है उसे ही हम लोग उत्तरवर्ती बोलते हैं। अब मान लीजिए संख्या x है तो उसका अगला क्या होगा? उसमें एक जोड़ते ही तो है, तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हमसे यही पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती है? 999 यानी कि 999 का उत्तरवर्ती संख्या बताइए। तो इसमें एक जोड़ देते हैं तो इसका उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या 1000 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। देखिए क्या दिया गया? 0.085 इसको प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए अगर किसी भी दी गई संख्या में अगर उसके अंश में, जैसे ये संख्या है तो इसके नीचे हम लोग 1 लिख देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब ये भिन्न में बदल गया। अब भिन्न में किसी भी संख्या से अंश और हर में अगर गुणा कर देते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि 100 से ऊपर नीचे मैं गुणा कर दे रहा हूं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा और पहले वाला वैल्यू हमें मिल जाएगा। लेकिन इसका अंश और हर में गुणा करने से फायदा क्या हुआ? क्योंकि प्रतिशत में हमें कन्वर्ट करना है और प्रतिशत क्या होता है? प्रति सैकड़ा, यानी कि बटे 100 आना चाहिए।
अब देखिए इस अंश वाले का इस अंक में हम लोग गुणा कर देंगे, 100 से जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8.5 आ जाएगा, और बट्टे नीचे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, ये एज इट इज 100 रहेगा। अब देखिए किसी भी संख्या में अगर 8.5 है गुणे 1/100, तो प्रति सैकड़ा यही तो होता है कि 1 सैकड़े में इसकी वैल्यू क्या है, प्रति सैकड़ा। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये गलती से मैंने लिख दिया 8.8 लिख दिया, ये 8.5 है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये जो वैल्यू है इसी को तो प्रतिशत बोलते हैं, प्रति सैकड़ा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 8.5%। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 0.85 को प्रतिशत में बदलने पर हमारी वैल्यू क्या मिलेगी 8.5%। इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया है, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। यहां पर देखिए, यहां पर सिर्फ कोण बना करके अगर आप छोड़ देंगे तो आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे। पूरे 2 नंबर के लिए आपको रचना भी लिखना होगा, क्योंकि लघु उत्तरीय में ये पूछा गया है। तो किस प्रकार से बनाएंगे सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आप पटरी की मदद से एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस रेखा का नाम पहले मैं रख देता हूं, मान लीजिए ये ए है और ये पॉइंट बी है। तो पहले पटरी की मदद से हमने ए बी रेखा खींचा। उसके बाद से प्रकार में कोई भी नाप का चाप लेकर के प्रकार के नोक को ए पर रखेंगे और चाप लगाएंगे। मान लीजिए ये चाप आपका सी हो गया, ठीक है। उसके बाद से प्रकार के नोक को सी बिंदु पर रखते हुए उसी चाप से बिना बदले उसी चाप से पहला चाप जो लगाएंगे, मान लीजिए ये डी पॉइंट हो गया। अब प्रकार के नोक को पुनः डी पर रखेंगे और बिना चाप बदले एक बार और चाप लगाएंगे, तो ये मान लीजिए ई हो गया। अब देखिए, अब प्रकार के नोक को ई पर रखते हुए पहला चाप लगाएंगे और डी पर रखते हुए दूसरा चाप लगाएंगे, जो कि बिंदु ओ पर काटता है। अब ध्यान दीजिएगा, बिंदु ए और बिंदु ओ को मिलाते हुए एक रेखा आगे ई तक खींचेंगे। अब जो कोण ई ए बी बना, देखिए ई ए और बी बना, यही कोण हमारा 90 अंश का होगा। इस प्रकार से आप जब रचना लिखेंगे तब जाकर के आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए। पिक्टोग्राफ यानी कि जो जितनी संख्या है उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको देना है, यानी कि किसी भी पिक्चर के माध्यम से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये 11 यहाँ पर नहीं है बल्कि ये यहाँ पर 15 है, और ये 15 यहाँ पर नहीं है बल्कि ये यहाँ पर 45 है, ठीक है। अब इसको ध्यान में रख करके देखिएगा। देखिए, अब डायरेक्टली हम लोग 45 फूल का चित्र तो बना नहीं सकते, 30 फूल का चित्र तो बना नहीं सकते, तो इसलिए हमें पैमाना मानना होगा कि मान लीजिए हमें पैमाना मानना होगा कि 5 फूल बराबर ये रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया, ठीक है। 5 फूल बराबर ये एक सिंबल जो होगा वो 5 फूल को दिखाएगा। तो अब टोटल 30 फूल को हमें दिखाना है, तो इस प्रकार के कितने सिंबल बनाने होंगे, तो 5 से भाग दे देंगे तो टोटल 6 यहाँ पर सिंबल दिखाना होगा। इसमें 5 से भाग देंगे तो ये 5 दिखाना होगा। जूही में 5 से भाग देंगे तो ये कितना दिखाना होगा, 5 दिखाना होगा, 2 दिखाना होगा, माफ़ कीजिएगा 2 दिखाना होगा। 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 दिखाना होगा। 15 में 5 से भाग देंगे तो ये 3 दिखाना होगा। 45 में 5 से भाग देंगे तो ये 9 दिखाना होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लेंगे। तो यहाँ पर 30 के जगह पर क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये तो था नहीं, यहाँ पर 15 था तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 45 था तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए, अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रकार से एक सारणी बनाएंगे, ठीक है। हमसे सारणी बनाने के लिए पूछा गया, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5। ये मान लीजिए कि पहला हो गया गुलाब का, ठीक है, पहला गुलाब हो गया, दूसरा गेंदा हो गया, तीसरा जूही हो गया, चौथा डहलिया हो गया, और 5वां रजनीगंधा हो गया, ठीक है। तो गुलाब का कितना था 30 था, 30 में 5 से भाग दिया तो 6 फूल आए थे, तो यानी कि 6 सिंबल आप इस प्रकार से बना देंगे, 3 4 5 और ये 6, ठीक है। उसके बाद से गेंदा कितना था, गेंदा का 25 था, 5 से भाग हमने दिया तो 5 आ गया, तो 5 सिंबल आप इस प्रकार से बना देंगे, 3 4 और ये 5। इसी प्रकार से जूही का 10 फूल था तो 5 से हमने भाग दिया था तो 2 आया था, यानी कि जूही के 2 सिंबल आप इस प्रकार से बना देंगे। इसी प्रकार से डहलिया के 15 फूल थे, 5 से भाग दिया था तो 3 सिंबल आए थे, तो 3 सिंबल आप इस प्रकार से बना देंगे। इसी प्रकार से रजनीगंधा के 45 फूल थे, 5 से हमने भाग दिया तो 9 आया था, यानी 9 सिंबल आप बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9।
आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या यही सिंबल जरूरी है? नहीं, आप कुछ भी सिंबल बना सकते हैं, लेकिन वही सिंबल से आपको सभी फूलों को रिप्रेजेंट करना होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए और इसकी त्रिज्या भी ज्ञात करिए। तो यहां पर व्यास हमें कितना दिया गया? 7.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। व्यास का मान कितना दिया है? 7.2 और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है कि वृत्त को खींचना है, तो 3.2 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या मिल गया। तो यहाँ से एक पॉइंट केंद्र बिंदु O मानेंगे और पटरी की मदद से 3.6 सेंटीमीटर का ये रेखा खींचेंगे। यही वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर प्रकार का नोक रखते हुए और इस नाप का चाप लेते हुए इस प्रकार से हम लोग इस वृत्त को बना देंगे। ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का या फिर 7.2 सेंटीमीटर व्यास का। अगला प्रश्न पूछा गया है पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात करिए। तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई कितना है? देखिए लंबाई है 6 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है इसका 3 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुणे 9 यानी कि 18 सेंटीमीटर इस आयत का परिमाप हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कपड़े के 3 थानों की लंबाई क्रमशः 125 सेंटीमीटर, 220 मीटर और 275 मीटर दी गई है। हमसे पूछा जा रहा है कि बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा नाप सके। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाएगी तो तीनों संख्याओं का हमें मौसा ज्ञात करना होता है। तो तीनों का HCF निकालेंगे, मौसा गुणनखंड विधि से मैं निकाल रहा हूं। देखिए पहला दिया गया है 125, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। दूसरा संख्या दिया गया है 220, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11 × 5 = 55, 55 दूनी 110 और 110 गुणे 2 220। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से दिया गया 275, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 5 गुणे 5 गुणे 11। देखिए 50 25 और 25 में 11 से गुणा करेंगे तो 275 आ जाएगा। अब हमें मौसा निकालना है। मौसा क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए क्या तीनों में 5 कॉमन है? देखिए 1 5 यहाँ पर है, 1 5 यहाँ पर है और 1 5 यहाँ पर है। तो तीनों में कॉमन क्या हो गया? 5 हो गया। इसके बाद से और क्या कॉमन है? देखिए और कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि जो बड़ी से बड़ी नाप का फीता होगा जो कि इन तीनों थानों को नाप सके वो 5 मीटर का होना चाहिए। उत्तर क्या हो जाएगा? बड़ी से बड़ी नाप का फीता 5 मीटर का होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया था एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए? यहाँ पर देखिए पासिंग प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है, तो पास का प्रतिशत कितना दिया गया है? 75%। और फेल की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 100% होता है। तो 100 में से अगर पास को घटा दें तो हमें फेल की संख्या पता चल जाएगी, यानी कि 75 में से 100 में से 75 घटाएंगे तो 25% जो छात्र हैं वो फेल हो गए हैं। 25% छात्र फेल हो गए हैं यानी अनुत्तीर्ण हो गए हैं। अब ये प्रतिशत में है, इनकी संख्या में बतानी है। तो देखिए टोटल बच्चों की संख्या 1500 था। कितना था? टोटल बच्चों की संख्या जो है वो यहाँ पर 1500 दिया गया है और इसका हमें 25% निकाल देना है। 25/100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। और देखिए 15 × 5 = 75 का 5 हाथ में 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 बच्चे जो है वो अनुत्तीर्ण हुए हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? 375। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करना है। तो बॉडमास रूल से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बॉडमास रूल क्या कहता है? BODMAS। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन से संक्रियाएं हैं? तो पहले यहाँ पर डिवीजन है, उसके बाद से यहाँ पर क्या है? एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और ब्रैकेट वाले को अगर हम लोग पहले सॉल्व कर ले, यानी चिन्हों को अगर हम लोग हटा लें तो किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं? देखिए इसको लिख सकते हैं -5 यहाँ पर है और ये देखिए ये माइनस और माइनस का गुणा होकर के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। +45 डिवाइडेड बाई यहाँ पर -9 रहेगा, अभी -15 रहेगा। ठीक है, और ये कितना है? यहाँ पर देखिए ये माइनस का गुणा जब प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -3 × 5 हो जाएगा। अब ये सही तरीके से हो चुका है। अब हमसे क्या बोला गया है कि बॉडमास रूल से जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है? देखिए BODMAS
एस। सबसे पहले डिवीजन आपको करना होगा, सबसे पहले डिवीजन यानी भाग करना होगा। तो देखिए यहाँ पर भाग दिया गया है, तो 45 में 15 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये -5 पहले से है और ये चूंकि माइनस था तो 15 तियां 45 यानी कि -3 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर क्या है, -3 × 5 है। अब देखिए डिवीजन हो चुका, उसके बाद से मल्टीप्लीकेशन करना है यानी इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो -5 -3 और 5 तिहाई 15, ये -15 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो एडिशन करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस अगर मैं मान लीजिए कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 + 15 हो जाएगा। ठीक है, तो एडिशन कर देंगे तो 5 3 8, 8 और 15 23 हो जाएगा। 23 ये हो गया और माइनस पहले से ये लगा हुआ है, तो -23 इसका उत्तर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी पेपर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।